हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में जैसे कि आपको पता है हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर डिस्कशन शुरू किया था। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर तो कल हमारा पहला लेक्चर आया था। आज ये हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सेकंड लेक्चर है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है सोशल सिक्योरिटी को। तो इस पर आज हमारा दूसरा लेक्चर है और एक लास्ट लेक्चर हमारा कल आएगा। और हमारा एक साल का जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक जितनी भी स्कीम्स करंट में न्यूज में रही हैं वो सारी हम इन 3 लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज लेक्चर में कुछ जनवरी तक हमारे कवर हो जाएगा, जनवरी 2021 तक, और इसके बाद बची हुई स्कीम्स हम अगले लेक्चर में यानी कि कल कवर कर लेंगे। इसके अलावा जितनी भी स्कीम्स हैं जो 2017 से लेकर अब तक लॉन्च की जा चुकी हैं 2021 तक, वो सारी हमने आपको सोशल सिक्योरिटी वाले लेक्चर में आपको कवर कराई हैं। और हमने पेड कोर्स वाले बच्चों को उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की है, पीडीएफ भी प्रोवाइड हमारे द्वारा की गई है, तो आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। तो बाकी जो करंट में न्यूज में रही हैं स्कीम्स वो हमने आपको इन 3 लेक्चर्स में कवर करा दी हैं। तो इसके बाद हमारे जो ये लेक्चर खत्म होने के बाद यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तीनों लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि आज दूसरा है, कल तीसरा आएगा, उसके बाद हमारा परसों से हम आपको स्पेशल लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे कि जितने भी ऐप्स या ई प्लेटफॉर्म्स यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी क्षेत्र में जितने भी एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं पिछले 1-1.5 साल में, या फिर कितने भी ई पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, या फिर कोई भी हैकाथॉन अगर लॉन्च किया गया है, इसका हम सेपरेट लेक्चर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही हम इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेपरेट चैप्टर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम विभिन्न बीमारियां भी देखेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम अदर टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। तो हम आगे आने वाले दिनों में बहुत तेजी से अपने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज से। पहली न्यूज है हमारी चावल के फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण पर केंद्र प्रायोजित पायलट योजना। तो फोर्टिफिकेशन किस लिए किया जाता है? फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी न्यूट्रिशन का एक्सेस यानी कि किसी भी न्यूट्रिशन की कमी को किसी फसल के अंदर पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? फोर्टिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उसमें अलग से उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यानी कि प्रायोजित की गई हुई, यानी कि इसमें शेयर होगा, जिस स्टेट में लॉन्च की जाएगी उस स्टेट का और केंद्र सरकार का शेयर होगा इसमें। और हमने स्पॉन्सर्ड वाली याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी आईपीएल के मैच के थ्रू। देश को पोषण सुरक्षा की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल के फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण पर केंद्र प्रायोजित पायलट योजना शुरू की गई। 174 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ इसे 2019-20 में शुरू किया गया था और 3 साल की अवधि के लिए यानी कि ये 2022-23 तक के लिए लॉन्च की गई है। अब इसको आपको टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, यानी कि इसका 3 साल का टाइम पीरियड है, 2019-20 से 2022-23 तक का। इस 3 साल की अवधि के लिए योजना दी गई या मंजूरी दी गई। 15 राज्य सरकारों ने पायलट योजना को लागू करने के लिए अपने संबंधित जिलों में प्रत्येक राज्य एक जिले की पहचान की है, यानी कि 15 राज्यों में इसको पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है और हर स्टेट ने अपने एक जिले का चुनाव किया है। इसमें इस योजना को लागू करने के लिए एक जिले को चुना गया है हर राज्य से। दूसरी न्यूज है हमारी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ये हमने अपने सोशल सिक्योरिटी के जो लेक्चर्स थे स्टार्टिंग में जो हमने कवर कराए थे उसमें ये स्कीम को हमने डिटेल में कवर कराया है। अब जो हमारा करंट पर्सपेक्टिव में ये जो न्यूज में है उसके बारे में हम देख लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, यानी कि ये किसकी योजना है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ये योजना है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, और ये किसके अंतर्गत आता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। अब इसके तहत शपथ पत्र फॉर्म के माध्यम से दावा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए जो लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी और जो आपके डिपार्टमेंट्स बंद थे उसकी वजह से जो शपथ पत्र दाखिल करना होता था इसमें पहले, वो शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट जो दाखिल करना होता था उसको दाखिल करने से छूट दी गई है, यानी कि मनादी कर दी गई है। किसके द्वारा कार्यान्वित है? राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। वो क्या प्रदान करता है? बीमित व्यक्ति के लिए जीवन काल में एक बार बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक भुगतान की जाने वाली पिछली 4 योगदान अवधियों के दौरान प्रतिदिन औसत कमाई का 50% की सीमा तक राहत प्रदान करता है। क्या है इसके आगे प्रोविजंस क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम
द्वारा कार्यान्वित एक कल्याणकारी उपाय है। यह बीमित व्यक्तियों को बेरोजगार होने पर नकद मुआवजा प्रदान करता है। जाकि देखिए ये किसकी योजना है, ESIC की योजना है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं, यही इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये योजना क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है, ये बेरोजगार होने पर किसी भी रोजगार व्यक्ति के जो इस योजना में अपना अंशदान करता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति के बेरोजगार होने पर उसको मुआवजा दिया जाता है, मजदूरी के रूप में मुआवजा दिया जाता है। अब ये मुआवजा कितने दिन के लिए दिया जाता है, अभी हम देखते हैं इसको आगे। ये योजना 1/7/2018 को लागू की गई थी, यानी कि 1 जुलाई 2018 को। योजना शुरू में 2 साल की अवधि के लिए पायलट आधार पर लागू की गई, लेकिन इसको बाद में बढ़ा दिया गया। योजना के तहत क्या लाभ है, ये योजना बीमित व्यक्ति के जीवन काल में एक बार, देखिए सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक, यानी कि बेरोजगार होने पर अधिकतम 3 महीने तक ही ये मुआवजा प्रदान करेगी, सैलरी प्रदान करेगी। कितनी सैलरी, अगर, लेकिन ये सैलरी कब प्रदान की जाएगी, अगर उस व्यक्ति ने जो बीमित, जिसने इस बीमा पेंशन का योजना का लाभ लिया है, उसको पिछली 4 अंशदान अवधि में अधिकतम कुल कमाई के दौरान प्रतिदिन औसत कमाई का 50% सीमा तक राहत प्रदान की जाती है। अगर उसकी औसत कमाई डेली की मान लीजिए 400 रुपए है, तो उसको मैक्सिमम 200 रुपए ही प्रोवाइड किए जाएंगे, और अधिकतम कब तक किए जाएंगे, 3 महीने तक, यानी कि 90 दिनों तक। और लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ऐसे व्यक्ति ने इस योजना के अंतर्गत अपना जो अंश दिया हो, अंशदान दिया हो, प्रीमियम जो भरा हो, वो कम से कम 4 अंशदान अवधियों तक इसका भरा हो, यानी कि हर 6 महीने में जो प्रीमियम की अवधि है वो भरी गई हो, यानी कि 2 साल से वो प्रीमियम दे रहा हो, तभी उसको अधिकतम 90 दिनों तक बेरोजगार होने पर जो मुआवजा दिया जाएगा। भत्ते की अवधि, अधिकतम अवधि जिसके लिए कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत प्रदान करने के लिए पात्र होगा, न्यूनतम 2 साल के बीमा योग्य रोजगार के बाद ऊपर निर्दिष्ट अंशदायी शर्तों के अधीन जीवन काल में 90 दिन होगा। यानी कि देखिए इसमें एक बार हम आपको फिर समझा दें, इस योजना में ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, यानी कि पहले तो उसको योजना में अपने आप को पंजीकृत कराना होगा, लेकिन पंजीकृत कराने के बाद जब वो 2 साल तक इसमें अंशदान देता है, यानी कि प्रीमियम देगा, जैसे कि आपको पता होगा कि आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते होंगे, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, तो प्रीमियम इसमें भी हर 6 महीने में दिया जाता है, यानी कि पिछले 4 अवधियों के उसने प्रीमियम भरे हों, यानी कि पिछली 4 अवधियों के मतलब हर 6 महीने में एक बार भरा जाता है, यानी कि 2 साल से वो प्रीमियम भर रहा हो। पहली कंडीशन तो ये है कि वो व्यक्ति कम से कम 2 साल से उस योजना का पात्र हो। दूसरा, 4 बार उसने लगातार प्रीमियम भर दिया हो, यानी कि 2 साल से प्रीमियम भर रहा हो, तभी उसको बेरोजगार होने पर अधिकतम 90 दिनों की 90 डेज की का मुआवजा दिया जाएगा, 90 डेज की सैलरी दी जाएगी, और वो सैलरी कितनी होगी, उसकी सैलरी का मैक्सिमम 50% होगी वो औसत सैलरी का। अगर उसकी औसत सैलरी 400 रुपए पर डे है, तो उसको 200 रुपए पर डे के हिसाब से ही मुआवजा दिया जाएगा। अटल बीमा कल्याण योजना के तहत राहत का दावा उसका स्पष्ट बेरोजगारी के 3 महीने बाद दे होगा। और एक चीज और है कि अगर वो बेरोजगार 3 महीने तक रहता है कंटिन्यू, तभी उसको अगले 3 महीने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज वो बेरोजगार हुआ और उसको अगले दिन से बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा, नहीं। अगर 3 महीने तक उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको उसके बाद 3 महीने बाद उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी का स्पष्ट महीने के लिए राहत का भुगतान किया जाएगा, और किसी भी संपत्ति दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसकी पात्रता क्या है, ESIC अधिनियम 1948 की धारा 2(9) के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वो पात्र होंगे। जिस अवधि के लिए राहत का दावा किया गया है, उस अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति को बेरोजगार होना चाहिए। बीमित व्यक्ति को न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए। बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती 4 अंशदान अवधियों में से प्रत्येक के दौरान 78 दिनों से कम का योगदान नहीं करना चाहिए। उसके संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान या देय होना चाहिए। बेरोजगारी की आकस्मिकता, कदाचार या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी दंड के परिणाम स्वरूप नहीं होना चाहिए। बीमित व्यक्ति के आधार और बैंक खाते को बीमित व्यक्ति के डेटाबेस से जोड़ा जाना चाहिए। अगली न्यूज है हमारी, आयकर अपीलीय प्राधिकरण न्यायाधिकरण। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। देखिए आयकर का से रिलेटेड है, इसलिए हमारे एग्जाम से रिलेटेड से के लिए इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी ने क्या किया है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का सह आवासीय यानी कि कार्यालय ऑफिस कम आवासीय परिसर रेजिडेंशियल कैंपस का उद्घाटन किया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण क्या है, कहां पर किया है, ये कटक में। कटक कहां है, उड़ीसा में। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय और उसके आदेशों के तथ्यों के निष्कर्षों पर अंतिम रूप में स्वीकार किया जाता है। अधिकरण
पहला अधिकरण 25 जनवरी 1941 को बनाया गया था और इसे मदर ट्रिब्यूनल कहा जाता है। उस आपसे डायरेक्ट नाम पूछा जा सकता है कि मदर ट्रिब्यूनल निम्न में से किसके लिए यूज किया जाता है? मदर ट्रिब्यूनल। तो मदर ट्रिब्यूनल किसके लिए यूज किया जाता है? पहला अधिकरण जो बनाया गया था, पहला अथॉरिटी जो ट्राइब्यूनल बनाया गया था, एपीलेट ट्राइब्यूनल, न्यायाधिकरण जो बनाया गया था वो इनकम टैक्स का न्यायाधिकरण, उसके लिए मदर ट्रिब्यूनल का यूज किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? श्री न्यायमूर्ति पीपी भट्ट, जो पूर्व में झारखंड के उच्च न्यायालय और गुजरात के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। अगली न्यूज है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत 3 के तहत अर्थव्यवस्था को भारत सरकार के प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में विभिन्न उपायों की घोषणा की। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इमरजेंसी गारंटी क्रेडिट सपोर्ट योजना है ये। एमएसएमई व्यवसाय, मुद्रा उधारकर्ता और व्यक्तियों के लिए ऋण 31 मार्च 2021 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत 10 और चैंपियन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। पीएम आवास योजना शहरी के लिए इस वर्ष पहले से आवंटित 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के लिए 1,800 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। निर्माण और बुनियादी ढांचे की सहायता के लिए सरकारी निविदाओं पर बयाना जमा राशि और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट दी जा रही है। उन ठेकेदारोों को व्यापार करने में आसानी और राहत प्रदान करने के लिए जिनका पैसा अन्यथा बंद रहता है, यानी कि उनका लॉक रहता है, अनुबंधों पर प्रदर्शन सुरक्षा 5 से 10% घटाकर 3% कर दी गई है। यह चल रहे अनुबंधों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक भी विस्तारित होगी। आईटी अधिनियम की धारा 43(c)(a) के तहत रियल एस्टेट इनकम टैक्स में सर्कल रेट और समझौता कीमत के बीच अंतर को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। सरकार राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के ऋण मंच में 6,000 करोड़ रुपए इक्विटी का निवेश करेगी, जिससे एनआईआईएफ को 2025 तक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ग्रामीण रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया गया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना आइडियाज क्या है? भारतीय विकास इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एड स्कीम योजना के तहत परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है। कोविड वैक्सीन के लिए R&D अनुदान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुदान, भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को 900 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। अगली न्यूज क्या है हमारी? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग विनियम 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए इकोनॉमी के सिलेबस की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग विनियम 2020 को मंजूरी दी गई। IFSC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यकता को निर्धारित करना। IFSC बैंकिंग यूनिट को किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने के लिए भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों जिनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम नहीं है, इनको अनुमति देना। भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत किसी भी लेन देन को करने के लिए IBU में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने के लिए भारत में निवासी व्यक्तियों जिनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम नहीं है को अनुमति देना। क्रेडिट वृद्धि, क्रेडिट बीमा और बिक्री, पोर्टफोलियो की खरीद सहित IBU की अनुमेय गतिविधियों को निर्धारित करना। निर्यात प्राप्तियों और फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग में संलग्न होना। विमान को पट्टे पर देने सहित उपकरण पट्टे पर देना शामिल है। प्राधिकरण को व्यापार का निर्धारण करने की अनुमति देना। एक बैंकिंग इकाई को भारत में रहने वाले व्यक्तियों और भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के साथ भारतीय रुपये में संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह के व्यापार के संबंध में वित्तीय लेन देन को मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निपटाने के अधीन ये कार्य करता है। अब है अगली न्यूज, कंप्यूटर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, परम सिद्धि। परम सिद्धि क्या है? भारतीय कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया में टॉप 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम में 63वीं वैश्विक रैंकिंग हासिल की, यानी कि इसको टॉप 500 कंप्यूटर्स में 63rd रैंक प्राप्त हुई है, फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, परम सिद्धि। तो परम सिद्धि क्या है? ये सीडेक में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र एक भारतीय स्वायत्त वैज्ञानिक समाज है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके द्वारा बनाया गया है? सीडेक के द्वारा, सेंटर फॉर एडवांस डेवलपमेंट कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया गया है। और किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। वैश्विक HIV रोकथाम गठबंधन GPC
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वैश्विक एचआईवी रोकथाम गठबंधन ग्लोबल प्रोहिबिशन अलायंस ग्लोबल एड्स प्रोहिबिशन अलायंस की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। मेजबानी किसके द्वारा की गई? वैश्विक एचआईवी रोकथाम गठबंधन जीपीसी के द्वारा और यूएन एड्स और यूएनएफपीए द्वारा, यूएन एड्स और यूएनएफपीए द्वारा इसका मेजबानी की गई। इस वर्ष के सम्मेलन का महत्व क्या है? 2030 तक एड्स को समाप्त करना, यानी कि 2016 में यूएन जनरल असेंबली की जो प्रतिबद्धता थी 2030 तक एड्स को समाप्त करना, उस प्रतिबद्धता को पूरा करना इसका लक्ष्य है। वैश्विक एचआईवी रोकथाम गठबंधन का व्यापक लक्ष्य क्या है? प्रमुख नीति निर्माता, देखिए ये आपसे लक्ष्य जो है डायरेक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं कि एड्स को खत्म करने का यूएन का लक्ष्य कब तक का है। इस तरह से कई स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, तो उसमें एड्स का लक्ष्य, टीबी का लक्ष्य, भारत ने कब अपना लक्ष्य कब तक बनाया है। इसी तरह जो एथनॉल ब्रांडिंग का लक्ष्य है, ये लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो इसका प्रमुख नीति निर्माताओं, फंड्स, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं के बीच एक सामान्य एजेंडा निर्धारित करके प्राथमिक रोकथाम के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना और बनाए रखना, इसका उद्देश्य है। अब है अगला सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गरिमा गृह, क्योंकि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा चलाया गया है। गरिमा गृह गुजरात के वडोदरा में गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय गृह। ये क्या है? गरिमा गृह क्या है? गरिमा हाउस, ये गरिमा गृह ये किसके लिए चलाया गया है? ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए चलाया गया है। उनके लिए, किस लिए? कि उनको आवास आश्रय देने के लिए उनके लिए चलाया गया है, आश्रय देने के लिए। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसलिए सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि गरिमा गृह क्या है। निम्न में से गरिमा गृह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए, या और भी स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह की योजना, उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह स्थापित करना जिन्होंने अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, जिन्हें या परिवार द्वारा छोड़ दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में इस तरह के पहले घर का उद्घाटन किया गया और अगले साल 31 मार्च तक क्या किया जाएगा, यानी कि 2021 के 31 मार्च 2021 तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर और मणिपुर में 25 व्यक्तियों की क्षमता वाले गरिमा गृह कहे जाने वाले ऐसे घर बनाए जाएंगे, यानी कि इनकी कैपेसिटी कितनी होगी? मिनिमम 25 पीपल। विश्वास योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। देखिए जो भी न्यूज़ आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी हुई होगी तो वो जाहिर सी बात है वो समाज के पिछड़े, एक्सप्लॉइटेड और वंचित तबके से होगी। वंचित तबके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का काम ही यही है कि समाज के पिछड़े और वंचित तबकों के लिए योजनाएं बनाना। इसलिए जो आपका सोशल इश्यूज वाला आपका टॉपिक है, सोशल सेक्टर्स, सोशल इश्यूज या सोशल सिक्योरिटी, तो उस दृष्टि से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक एक स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये विश्वास योजना क्या है? वैसे तो इसका नाम विश्वास है, विश्वास ना कि विश्वास। इसमें क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के ने वंचित इकाई और वर्गों की आर्थिक सहायता के लिए विश्वास, यानी कि वंचित इकाई समूह और वर्गों के लिए और वर्गों की आर्थिक सहायता के लिए योजना, आर्थिक सहायता विश्वास, ऐसा है ये, इसका एक्रोनिम है विश्वास। वंचित इकाई समूह वर्गों की आर्थिक सहायता, इस कार्यान्वयन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए। ये आर्थिक रूप से पिछड़े ओबीसी, एससी, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और व्यक्तियों के लिए, यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए वित्तीय सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ब्याज सबवेंशन योजना है, यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन योजना है। इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या होता है? इंटरेस्ट सबवेंशन में जितने इंटरेस्ट लोन पर लिया जाता है उस इंटरेस्ट पर कुछ छूट स्पेशल कैटेगरीज को दी जाती है, यानी कि वही छूट जो कहलाती है वो सबवेंशन कहलाती है। इस योजना से ओबीसी, SC, SHG को 4 लाख रुपए तक के ऋण उधार, यानी कि जो ओबीसी हैं, ओबीसी कैटेगरी, SC कैटेगरी, इनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग जो ओबीसी से रिलेटेड हैं या SC से रिलेटेड हैं, ऐसे लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको 4 लाख रुपए तक के लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि डायरेक्ट अगर ओबीसी या कोई SC कैटेगरी का कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, अगर वो लोन लेना चाहता है तो उसको 2 लाख रुपए तक के लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दी जाएगी। और ये इंटरेस्ट सबवेंशन कितना होगा? 5% के त्वरित ब्याज सबवेंशन लाभ के साथ
सीधे उधार लेने वाले एसएचजी या लाभार्थियों के मानक खातों में लाभ प्रदान होगा। यानी कि जो सबवेंशन दिया जाएगा, जो छूट दी जाएगी, वो 5% तक मैक्सिमम दी जाएगी, यानी कि 5% तक ही उसे ब्याज पे करना होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि लोन पर इंटरेस्ट कितना चलता है, लगभग 10 से 12% चलता है, तो इनको 5% ही इंटरेस्ट पे करना होगा। आगे है अगली न्यूज है हमारी पीएम वाणी। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तेजी लाने के लिए देश भर में फैले सार्वजनिक डेटा कार्यालयों यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिसेस के माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स पीडीओ द्वारा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी प्रस्ताव किसको बढ़ावा देगा? देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का विकास और बदले में ब्रॉडबैंड इंटरनेट का प्रसार, आय और रोजगार में वृद्धि और लोगों के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। पीएम वाणी इकोसिस्टम विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा संचालित किया जाएगा। खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स, ऐसे बिजनेस प्लेयर्स, ये वो वाले खिलाड़ी नहीं हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बिजनेस प्लेयर्स द्वारा संचालित किया जाएगा, जैसे कि यहाँ वर्णित है। यानी कि सार्वजनिक डेटा कार्यालय पीडीओ ये केवल वाणी के अनुरूप वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स की स्थापना, रखरखाव और संचालन करेगा और ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा। यानी कि इसमें अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग कार्य है। जो सार्वजनिक डेटा कार्यालय है, पीडीओ है, पब्लिक डेटा ऑफिसेस, ये क्या करेंगे? ये वाणी इस स्कीम के अनुरूप वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स स्थापना करेंगे, रखरखाव करेंगे और संचालन करेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा प्रदान की जाने लगी है, तो इस तरह का वाईफाई एक्सेस कौन प्रदान करेगा? पीडीओ करेंगे, पब्लिक डेटा का ऑफिसेस, और पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स क्या करेंगे? पीडीओए पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स ये क्या करेंगे? ये पीडीओ का एक एग्रीगेटर होगा और प्राधिकरण और लेखा से संबंधित कार्यों को करेगा। और ऐप प्रदाता जो होंगे, ऐप प्रोवाइडर, ये उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने के लिए एक ऐप विकसित करेगा। यानी कि कोई भी उपयोगकर्ता जो इस वाईफाई को एक्सेस करना चाहता है, जो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है, वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। तो इस एप्लीकेशन को कौन विकसित करेगा? ऐप प्रदाता। और आसपास के क्षेत्र में वाणी के अनुरूप वाईफाई हॉटस्पॉट की खोज करेगा और इंटरनेट सेवा तक पहुंचने के लिए ऐप के भीतर इसे प्रदर्शित करेगा। इसमें सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। ये ऐप प्रदाता पीडीओ और पीडीओ के विवरण को बनाए रखेगा। सबसे पहले केंद्रीय रजिस्ट्री का रखरखाव सीडॉट द्वारा किया जाएगा, जबकि पीडीओ के लिए किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। पीडीओ और ऐप प्रदाता बिना किसी पंजीकरण शुल्क के डीओटी के ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से खुद को डीओटी के साथ पंजीकृत करवाएंगे। इन सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं होगा। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर पैकेज 3 के तहत औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और कोविड से उभरने के चरण के दौरान रोजगार के नए अवसरों का सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY को मंजूरी दी है। तो अगली न्यूज हमारी क्या है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद और 30 जून 2021 तक लगे नए कर्मचारियों के संबंध में 2 साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। भारत सरकार 2 साल के लिए 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में 12% कर्मचारियों का योगदान और 12% नियोक्ता के योगदान यानी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए मजदूरी का 24% भुगतान करेगी। यानी कि सरकार क्या करेगी? 1 अक्टूबर 2020 के बाद जितने भी एम्प्लॉय लगे हैं, ऐसे एम्प्लॉय जो ऐसे प्रतिष्ठानों में लगे हैं जहां पर कम से कम 1000 लोगों को क्या दिया जाता है? 1000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे प्रतिष्ठानों में 12% जो कंट्रीब्यूशन है पीपीएफ में, वो सरकार द्वारा उसकी तरफ से किया जाएगा, एम्प्लॉय की तरफ से, और 12% का योगदान सरकार द्वारा किसकी तरफ से किया जाएगा? एम्प्लॉयर की तरफ से, यानी कि नियोजक और कर्मचारी दोनों की तरफ से 12% यानी कि टोटल 24% का योगदान सरकार द्वारा खाते में किया जाएगा। अगली न्यूज है मातृ सहयोगिनी समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये स्टेट स्पेसिफिक है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर में आंगनबाड़ी या डे केयर सेंटर, जो डे केयर सेंटर होते हैं, डे केयर सेंटर पर दी जाने वाली सेवाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए माताओं के नेतृत्व में समितियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। अब क्या है? मातृ सहयोगिनी समिति, मातृ सहयोगिनी समिति। ये क्या करेगी? ये समितियां क्या करेंगी?
या मातृ सहयोग समितियां कहा जाता है। इनमें प्रत्येक आंगनवाड़ी में 10 माताएं शामिल होंगी जो एकीकृत बाल विकास सेवाओं या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत लाभार्थियों के विभिन्न समूहों को चिंताओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसमें कौन कौन से? 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे, 3 साल से 6 साल के बीच के बच्चे, और किशोरी बालिकाएं और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स। तो समितियों में लाभार्थी बच्चों की माताओं के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा जो योजना के तहत नामांकित हैं। समितियों में एक महिला पंच, समुदायों में सक्रिय महिलाएं और योजना के लिए स्वेच्छा से अपना समर्थन देने के लिए उत्सुक स्थानीय स्कूल के शिक्षक और स्वयं सहायता समूह की महिला प्रमुख भी शामिल होंगी। ये माताएं लाभार्थियों को साप्ताहिक राशन वितरण पर नजर रखेंगी और केंद्रों पर बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों का सुझाव देंगी। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के आदेश के तहत उठाया गया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मातृ सहयोगी समिति। ये इससे रिलेटेड न्यूज़ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये सोशल वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम है। भले ही ये स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अगली न्यूज़ है हमारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये थोड़ी हटके है लेकिन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खेल मंत्रालय ने हरियाणा में शुरू होने वाले गेम के, देखिए आपके इसमें स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में जो योजनाओं का सेक्शन है उस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा बनने के लिए 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। देखिए ये स्वदेशी, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गेम को यूथ इंडिया गेम्स में मनोनीत किया गया है या चुना गया है या चुना नहीं गया है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चारों गेम्स के नाम लिखकर आपसे मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि चारों गेम कौन से हैं नए जो शामिल किया गया है जिनको? पहला है गटका, दूसरा है कलारिया पट्टू, तीसरा है थांगटा या मलखंब और चौथा है मलखंब। थांगटा या थांगटा, इसको ऐसे भी कहते हैं, थांगटा भी कहते हैं और थांगटा भी कहते हैं, और चौथा है मलखंब। तो ये चारों आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा गेम किस स्टेट में खेला जाता है। और आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा गटका, कलारिया पट्टू, थांगटा और मलखंब क्या हैं, निम्नलिखित में से क्या हैं? खेल हैं, ये किसी के नाम हैं, ज्वालामुखी हैं या कोई आदिवासी जनजातियां हैं? तो ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कलारी पयट्टू की उत्पत्ति केरल में हुई है, याद रखना है आपको, नाम से ही पता चल रहा होगा। दुनिया भर में इसके अभ्यास करता है बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल इसमें से एक है। इस बीच मलखंब पूरे भारत में प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इस खेल के आकर्षण के केंद्र हैं, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में खेला जाता है मलखंब। तीसरा है गटका की उत्पत्ति पंजाब राज्य से हुई है और निहंग सिख योद्धाओं की इस पारंपरिक लड़ाई शैली का उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ एक खेल के रूप में भी किया जाता है। देखिए निहंग हमारे उसमें भी न्यूज़ में रहे थे कोरोना के टाइम में कि आपने सुना होगा पंजाब में एक सरदार ने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया था, तो उसको जयपुर में सर्जरी करा के उनका हाथ ठीक कराया गया था। इसलिए निहंग सरदार थे जो आपने देखा होगा ब्लू कलर की ड्रेस पहनते हैं, ऊपर से नीचे तक ब्लू कलर की ड्रेस पहनते हैं, वो निहंग सरदार पहनते हैं। जैसे कि आपने स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट में के सरदारों में 12 मिसलें पाई जाती हैं, तो ये उन्हीं में से एक मिसल निहंग होती है। निहंग होते हैं, सुकर चाकिया होते हैं, आलूवालिया होते हैं, इस तरह से कई सारे इनकी मिसलें होती हैं जो 12 टोटल मिसलें होती हैं। उसमें से एक कौन सी है? निहंग। और निहंग हमारे कोरोना के टाइम में न्यूज़ में थे और इन्हीं से रिलेटेड है गटका। और चौथा है हमारा थांगटा, ये मणिपुर का एक वैवाहिक कला हाल के दशकों में गुमनाम हो गई है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, चलन में नहीं है इसलिए। और हमेशा यूपीएससी ये करता है जो कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं उन पर बहुत फोकस करता है अपने करंट न्यूज़ में, क्योंकि कल्चरल से लोग पीछे हटते जा रहे हैं, इसलिए कल्चर पर जो न्यूज़ होती है वो और जो कल्चर से रिलेटेड स्कीम्स बनाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा यूपीएससी फोकस करता है। तो आप इसको ज़रूर याद करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार। थांगटा मणिपुर की वैवाहिक कला से संबंधित है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मदद से इस खेल को फिर से राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है। अगली न्यूज़ है अनुसूचित जाति PMS/SC के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। ये हमने पहले भी कवर की थी, एक बार फिर देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को, यानी कि पहले बात तो ये है कि ये अनुसूचित जाति के छात्रों से संबंधित है, SC कम्युनिटी से, शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। इनको लाभान्वित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना अनुसूचित जाति PMS/SC के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है। दूसरी इसमें फैक्ट क्या है? ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये इसमें दूसरा फैक्ट है। इसमें बड़े बदलावों की मंजूरी दी है ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें, और ये किससे रिलेटेड है? हायर एजुकेशन से। तीसरा फैक्ट, 10वीं कक्षा पास करने वाले सबसे गरीब परिवारों के छात्रों को अगले 5 वर्षों में उनकी पसंद के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। योजना चलाई जाएगी मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के साथ एक ऑनलाइन मंच जो पारदर्शिता और सहायता की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करेगा।
राज्य ऑनलाइन पोर्टल पर पात्रता, जाति की स्थिति, आधार पहचान और बैंक खाते के विवरण का फुल प्रूफ सत्यापन करेंगे। योजना के तहत छात्रों को वित्तीय सहायता का हस्तांतरण डीबीटी मोड पर होगा, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, और अधिमानतः आधार सक्षम भुगतान प्रणाली का उपयोग करना होगा। 2021-22 से योजना में केंद्रीय हिस्सा 60% सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड पर जारी किया जाएगा, यानी कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें 60% शेयर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये शेयर सीधा छात्रों के यानी कि स्टूडेंट्स के डीबीटी मोड से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के मोड से इनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान से सामाजिक अंकेक्षण, वार्षिक तृतीय पक्ष मूल्यांकन और अर्धवार्षिक स्वलेखा परीक्षित रिपोर्टों के संचालन के माध्यम से निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। अगली न्यूज़ है हमारी आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत। आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएम मोदी ने कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना स्कीम लॉन्च की। सेहत क्या है? देखिए, सेहत क्योंकि उर्दू का वर्ड है, इसलिए जम्मू कश्मीर की वहाँ की एथनिसिटी को देखते हुए यहाँ ज़्यादातर आप स्कीम देखेंगे जम्मू कश्मीर की, वो वहाँ पर उर्दू वर्ड्स में होंगी। देखिए, जैसे कि सेहत, एक स्कीम थी उस्ताद योजना, आपको पता होगा उस्ताद गुरु को कहते हैं, और उस्ताद किस में कहा जाता है? उर्दू वर्ड है, ये उर्दू वर्ड है। तो इस तरह की जो नाम मिलेंगे आपको, आप आराम से इंटरलिंक कर सकते हैं। सेहत योजना सामाजिक स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के लिए प्रयास केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान करती है, और ये बिल्कुल आयुष्मान भारत योजना की तरह है। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को फ्लोटर के आधार पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक वित्तीय कवर प्रदान करेगी, यानी कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए है। ये 15 लाख लगभग अतिरिक्त परिवारों के लिए पीएमजे के परिचालन विस्तार का प्रावधान करता है। अब इसमें क्या है? पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है, जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल, यानी कि देखिए जो आपकी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए से रिलेटेड है, यानी कि ये आपके सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ सिस्टम और सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है, ना कि टर्शरी से रिलेटेड। इसमें अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है ये योजना। 5 लाख रुपए का लाभ फैमिली फ्लोटर आधार पर। अब फैमिली फ्लोटर क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। या तो 5 लाख रुपए का जो लाभ है वो केवल एक ही सदस्य पूरा उठा ले, या फिर सारे सदस्य मिलकर वो 5 लाख रुपए का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है। इसमें ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आदि जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और निदान और दवाओं जैसे 15 दिनों के बाद के खर्चे की भी योजना को शामिल किया गया है। यानी कि भर्ती होने से पहले के 3 दिन, यानी कि पहले से 3 दिन, और भर्ती होने यानी कि वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद के 15 दिनों तक इसमें दवाओं तक का खर्चा उठाया जाएगा। अगली न्यूज़ हमारी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, GHTC इंडिया। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया क्या है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में 6 स्थलों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ये आपका कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको मेंशन किया है इस न्यूज़ में। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंतर्गत क्या किया गया है? लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर निर्माण क्षेत्र में नए ज़माने की वैकल्पिक वैश्विक तकनीकों, सामग्रियों और प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं। HLP का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? LHP का ये इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट। देखिए, जैसे कि हमने बताया 6 स्थलों पर, 6 राज्यों के 6 स्थलों पर इसका आयोजन किया गया है, यानी कि आधारशिला रखी गई है। वो 6 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर में, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड के रांची में, त्रिपुरा के अगरतला में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी कि सभी राजधानियों में इसका उद्घाटन किया गया है। GHC इंडिया क्या है? इसके तहत निर्माण किया जा रहा है समग्र रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना। इसमें शामिल है संबंध अवसंरचना सुविधाओं के साथ प्रत्येक स्थान पर 1000 घर परियोजना प्रदर्शित करेगी और वितरित करेगी। पारंपरिक ईंट मोटर निर्माण की तुलना में 12 महीनों के भीतर त्वरित गति से रहने के लिए तैयार घर और उच्च गुणवत्ता और स्थायित्व के अधिक किफायती टिकाऊ घर इसमें प्रदान किए जाएंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने नवारिथी भारतीय आवास के लिए नई सस्ती मान्य अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी, भारतीय आवास के लिए न्यू सस्ती यानी कि चीप आपकी मान्य रिकॉग्नाइज्ड अनुसंधान
रिसर्च, नवाचार प्रौद्योगिकी नामक नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों और जीएचसी इंडिया के माध्यम से पहचाने गए 54 नवीन आवास निर्माण प्रौद्योगिकियों का एक संग्रह पर एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी जारी किया है। अगली न्यूज़ है हमारी इसमें, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन द्वारा गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। हर्षवर्धन गावी बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ऑफिस, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। हर्षवर्धन 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि 3 साल के लिए 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक ये प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि 3 साल के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि वैक्सीन से जुड़ी हुई है। बोर्ड की आमतौर पर जून और नवंबर दिसंबर साल में 2 बार बैठक होती है और आमतौर पर मार्च या अप्रैल में वार्षिक रिट्रीट आयोजित किया जाता है। गावी बोर्ड रणनीतिक दिशा नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है, वैक्सीन अलायंस के संचालन की देखरेख करता है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। गावी क्या है? गावी आधिकारिक तौर पर गावी वैक्सीन अलायंस एक सार्वजनिक, निजी और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है जिसका लक्ष्य गरीब देशों में टीकाकरण तक पहुंच बढ़ाना है। गावी को विश्व स्वास्थ्य सभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। गावी वैक्सीन अलायंस अपने मिशन के हिस्से के रूप में जीवन बचाना इसका उद्देश्य है, गरीबी कम करना और महामारी के खतरे से दुनिया की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में 822 मिलियन से अधिक बच्चों को टीका लगाने में मदद मिली है, जिससे भविष्य में होने वाली 14 मिलियन से अधिक मौतों को रोका गया है। नगोजी ओकोंजो लवेला वर्तमान में गावी अलायंस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, एथेनॉल आसवन क्षमता, एथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एथेनॉल आसवन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है। आपकी साइंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट न्यूज़, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, जैसे अनाज, चावल, गेहूं, जौ, मक्का और चारा, गन्ना और चुकंदर जैसे अन्य फीड स्टॉक का उपयोग एथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जाएगा। किसानों की एक बड़ी आबादी को लाभान्वित करने के लिए सरकार डिस्टिलरीज जो होती हैं, डिस्टिलरी जहाँ पर आसवन किया जाता है, यानी कि जहाँ किण्वन किया जाता है, किण्वन, यहाँ शुगर का किण्वन किया जाता है या और भी चीज़ों का, अनाजों का किण्वन किया जाता है शराब बनाने के लिए या फिर अन्य चीज़ें बनाने के लिए, एथेनॉल बनाने के लिए। तो ऐसा FCI के पास उपलब्ध मक्का और चावल से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भारत 2022 तक 10% सम्मिश्रण लक्ष्य हासिल करने की राह पर है, यानी कि 10% का लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। जैसे कि आपको पता होगा, पेट्रोल में हमारे यहाँ क्या किया जाता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है, जिसमें 2022 तक भारत 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य बनाया है। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ने और उनकी आजीविका बढ़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने निर्धारित किया है 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड एथेनॉल का 10% सम्मिश्रण, 2026 तक 15% सम्मिश्रण और 2030 तक 20% सम्मिश्रण। लेकिन सरकार जो अपनी योजना को रिवैम्प कर रही है, यानी कि इसको दोबारा से योजना को इसको अमेंडमेंट कर रही है और 20% की उपलब्ध पूर्ववर्त, यानी कि हम जो 2025 तक हम इतना अमेंडमेंट कर चुके हैं, हम इसमें इतना ब्लेंडिंग कर चुके हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग कि अब 2025 तक ही हम 20% की जो हमारी लक्ष्य 2030 का लिए हमने बनाया था, उस लक्ष्य को हम 2025 में ही अचीव कर लेंगे। यानी कि 2025 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ, 20%। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% हो जाएगी। अगली न्यूज़ है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को सफलतापूर्वक 5 साल पूरे किए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में मोदी जी द्वारा शुरू की गई। ये किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा योजना है। इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और पूर्ण बीमा राशि के लिए फसल आश्वासन दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। इससे पहले की 2 योजनाएं जो थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर एक राष्ट्र एक योजना थीम के अनुरूप इसे तैयार किया गया था। इस योजना में सभी खाद्य, तिलहन फसलें और वार्षिक वाणिज्य बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें आपको पता होना चाहिए इसमें कितना % था, 1% और इसमें 1% था और फिर शायद एक 1.5% था और या एक 5% था या 2% था और 5% था। इस तरह के कुछ प्रीमियम की छूट दी गई थी, प्रीमियम प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए पिछले उपज डेटा उपलब्ध हैं और जिसके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत अपेक्षित संख्या में फसल कटाई की जाती है। योजना का क्रियान्वयन पैनल में शामिल साधारण बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। इस योजना का संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण KCC खाता प्राप्त करने ऋणी किसानों के लिए और अन्य के लिए स्वैच्छिक रूप से योजना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी को भारत के सभी राज्यों में शुरू हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में यह चरण नए युग और कोविड से संबंधित कौशल पर केंद्रित होगा।
कौशल भारत मिशन 3 में 948 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई। कौशल भारत के तहत 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, गैर पीएमके प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक आईटीआई कुशल पेशेवरों को एक मजबूत पूल बनाने के लिए इस योजना में प्रशिक्षण शुरू करेंगे। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन ने भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के दृष्टिकोण को अनलॉक करने के लिए अपनी प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई के शुभारंभ के माध्यम से जबरदस्त गति प्राप्त की है। अब है कौशल भारत कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम से कम 30 करोड़ कुशल लोगों को प्रशिक्षित करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल भारत का एक नया आयाम, जिसके तहत भारत सरकार प्रशिक्षण शुल्क या भुगतान किया गया। इसका मुख्य उपकरण अल्पकालिक प्रशिक्षण जो 150 से 300 घंटों के बीच चल सकता था और जिससे उम्मीदवारों द्वारा उनके मूल्यांकन के सफल समापन पर प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा प्लेसमेंट सहायता शामिल थी। तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी। अब हमारा एक लास्ट लेक्चर आएगा सोशल सिक्योरिटी पर, जो लेक्चर नंबर 3 होगा। उसमें के बाद हमारे पिछले एक साल के सारे करंट अफेयर सोशल सेक्टर स्कीम्स से रिलेटेड 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक के सारे सोशल सेक्टर स्कीम्स कवर हो जाएंगी जो करंट में रही थी न्यूज़ में। तो हम एक लेक्चर हमारा कल आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।